ताजमहल भारतीय शहर आगरा में यमुना नदी के दक्षिणी तट पर एक हाथीदांत सफेद संगमरमर का मकबरा है। इसे 1632 में मुगल सम्राट शाहजहां 1628 से 1618 तक शासन किया ने अपनी पसंदीदा पत्नी मुमताज महल की कब्र के लिए बनवाया था। मकबरा 17 हेक्टेयर 42 एकड़ परिसर का केंद्र बिंदु है, जिसमें एक मस्जिद और एक गेस्ट हाउस शामिल है और यह औपचारिक उद्यानों में स्थापित है, जो 3 तरफ से एक खंभों वाली दीवार से घिरा है। मकबरे का निर्माण अनिवार्य रूप से 1643 में पूरा हो गया था, लेकिन परियोजना के अन्य चरणों पर अगले 10 वर्षों तक काम जारी रहा। ऐसा माना जाता है कि ताजमहल परिसर पूरी तरह से 1653 में बनकर तैयार हुआ था। उस समय अनुमानित लागत लगभग 850 मिलियन थी, जो 2023 में लगभग 845 बिलियन होगी। निर्माण परियोजना में सम्राट के दरबारी वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी के नेतृत्व में वास्तुकारों के एक बोर्ड के मार्गदर्शन में लगभग 20,000 कारीगरों को नियुक्त किया गया था। प्राकृतिक सुंदरता और दिव्यता को प्रतिबिंबित करने के लिए ताज में विभिन्न प्रकार के प्रतीकों का उपयोग किया गया है। ताजमहल को 1943 में भारत में मुस्लिम कला का गहना और दुनिया की विरासत की सार्वभौमिक रूप से प्रशंसित उत्कृष्ट कृतियों में से एक होने के कारण यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया था। कई लोग इसे मुगल वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण और भारत के समृद्ध इतिहास का प्रतीक मानते हैं। ताजमहल हर साल 7 और 8 मिलियन पर्यटकों को आकर्षित करता है और 2007 में इसे दुनिया के नए 7 अजूबों 2000-2007 फल का विजेता घोषित किया गया था। हालांकि ये सभी प्रतिकृतियां हैं, लेकिन मूल ताजमहल बिल्कुल वैसा ही है। असली ताजमहल का वीडियो बहुत जल्द आ रहा है, बस मेरे चैनल को फॉलो करें। अब आप जो देख रहे हैं वह मुमताज की कब्र है और उसके बगल में शाहजहां की कब्र है। ताजमहल के एक गेट से दूसरे गेट तक आप दूसरी तरफ का नजारा देख सकते हैं। वीडियो में धीरे धीरे सब कुछ पता चल जाएगा। चलो ताजमहल तो देखना हुआ, अब और भी कुछ हैरत अंगेज चीज देखते हैं। इस खूबसूरत झरने के नजारे का आनंद लेने के बाद मैं मोए के और आगे बढ़ूंगी। मोई अखंड मूर्तियां हैं और उनकी न्यूनतम शैली पूरे पोलिनेशिया में पाए जाने वाले रूपों को दर्शाती है। मोई को ज्वालामुखीय टफ ठोस राख से बनाया गया है। मानव आकृतियों को पहले चट्टान की दीवार में रेखांकित किया जाएगा, फिर तब तक काट दिया जाएगा जब तक कि केवल छवि ही न रह जाए। अत्यधिक बड़े सिर और धड़ के बीच 3 से 5 का अनुपात मुख्य रूप से सिर की पवित्रता में पॉलिनेशियन विश्वास के अनुरूप एक मूर्तिकला विशेषता में भारी भौहें और विशिष्ट मछली हुक के आकार के साथ लंबी नाक होती है। नासिका छिद्रों का मुड़ना, होंठ पतले उभार की तरह उभरे हुए हैं। नाक की तरह कान भी लंबे और तिरछे आकार के होते हैं। जबड़े की रेखाएं कटी हुई गर्दन पर उभरी हुई होती हैं। धड़ भारी है और कभी-कभी हंसली को पत्थर में सूक्ष्म रूप से रेखांकित किया गया है। भुजाओं को बेस रिलीफ में उकेरा गया है और विभिन्न स्थितियों में शरीर के खिलाफ आराम किया गया है। हाथ और लंबी पतली उंगलियां कूल्हों के शिखर के साथ आराम कर रही हैं। हमी लंगोटी पर मिल रही हैं। अंगूठे कभी-कभी नाभि की ओर इशारा करते हैं। आमतौर पर पीठ की शारीरिक विशेषताएं विस्तृत नहीं होती हैं, लेकिन कभी-कभी नितंबों और पीठ के निचले हिस्से पर एक अंगूठी और कमरबंद की आकृति होती है।
एक घुटने टेके हुए मोई को छोड़कर मूर्तियों में स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले पैर नहीं हैं। हालांकि मोई पूरे शरीर वाली मूर्तियां हैं, कुछ लोकप्रिय साहित्य में उन्हें अक्सर ईस्टर द्वीप प्रमुख के रूप में संदर्भित किया जाता है। यह आंशिक रूप से अधिकांश मोई सिरों के असंगत आकार के कारण है और आंशिक रूप से क्योंकि द्वीप के लिए सीधी मोई दिखाने वाली कई छवियां राणो राराकू की ढलानों पर मूर्तियों की हैं, जिनमें से कई उनके कंधों तक दबी हुई हैं। राणो राराकू में कुछ सिरों की खुदाई की गई है और उनके शरीर को देखा गया है और उन निशानों को देखा गया है जिन्हें उनके दफनाने से कटाव से बचाया गया था। मोई की औसत ऊंचाई लगभग 4 मीटर 13 फीट है। आधार पर औसत चौड़ाई लगभग 1.6 मीटर 5.2 फीट है। इन विशाल कृतियों का वजन आमतौर पर लगभग 12.5 टन 13.8 टन होता है। अब आइए ब्राजील की क्राइस्ट रिडीमर प्रतिमा की तरफ। 1990 में रियो डी जनेरियो के महाधर्म प्रांत मीडिया कंपनी ग्रुपो ग्लोबो, तेल कंपनी शेल डो ब्रासिल, IBMI के पर्यावरण नियामक, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्टोरिक एंड आर्टिस्टिक हेरिटेज और रियो डी जनेरियो की शहर सरकार सहित कई संगठनों ने एक समझौता किया। जीर्णोद्धार कार्य करने के लिए प्रतिमा और उसके परिवेश पर अधिक काम 2003 और 2010 की शुरुआत में किया गया था। 2003 में प्रतिमा के आसपास के मंच तक पहुंच की सुविधा के लिए एस्केलेटर, वॉकवे और लिफ्ट का एक सेट स्थापित किया गया था। 2010 में 4 महीने की बहाली मूर्ति पर ही केंद्रित थी। प्रतिमा की आंतरिक संरचना का नवीनीकरण किया गया और कवक और अन्य सूक्ष्म जीवों की परत को हटाकर और छोटी दरारों की मरम्मत करके इसके सोपस्टोन मोजेक कवर को बहाल किया गया। प्रतिमा के सिर और भुजाओं में स्थित बिजली की छड़ों की भी मरम्मत की गई और प्रतिमा के निचले भाग में नए प्रकाश उपकरण लगाए गए। अब चलो पेट्रा चलते हैं। पेट्रा प्राचीन शहर, हेलेनिस्टिक और रोमन काल में एक अरब साम्राज्य का केंद्र, जिसके खंडहर दक्षिण पश्चिम जॉर्डन में है। शहर एक छत पर बनाया गया था जो पूर्व से पश्चिम तक वादी मूसा की घाटी से घिरा हुआ था। उन स्थानों में से एक जहां परंपरा के अनुसार इजरायली नेता मूसा ने एक चट्टान को मारा और पानी बाहर निकल गया। घाटी बलुआ पत्थर की चट्टानों से घिरी हुई है जो लाल और बैंगनी से हल्के पीले रंग के रंगों से घिरी हुई है और इस कारण से पेट्रा को 19वीं सदी के अंग्रेजी बाइबल विद्वान जॉन विलियम बर्गन ने समय से आधा पुराना गुलाबी लाल शहर कहा था। वादी मूसा का आधुनिक शहर, जो प्राचीन शहर के निकट स्थित है, मुख्य रूप से उन पर्यटकों की निरंतर सेवा प्रदान करता है जो इस स्थल पर आते रहते हैं। ग्रीक नाम पेट्रा, रॉक ने संभवतः बाइबल के नाम सेला का स्थान ले लिया। पेट्रा में पुरापाषाण और नवपाषाण काल के अवशेष पाए गए हैं और माना जाता है कि एदोमियों ने लगभग 1200 ईसा पूर्व इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। सदियों बाद अरब जनजाति नबातियों ने इस पर कब्जा कर लिया और इसे अपने राज्य की राजधानी बना लिया। 312 ईसा पूर्व में इस क्षेत्र पर सेल्यूसिड बलों द्वारा हमला किया गया था, जो शहर पर कब्जा करने में विफल रहे। नबातियन शासन के तहत पेट्रा मसाला व्यापार के केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ, जिसमें चीन, मिस्र, ग्रीस और भारत जैसे अलग अलग क्षेत्र शामिल थे और शहर की आबादी 10,000 से 30,000 के बीच हो गई। जब 106 ईएपू में नबातियन रोमनों से हार गए तो पेट्रा अरब के रोमन प्रांत का हिस्सा बन गया, लेकिन तब तक फलता फूलता रहा जब तक कि व्यापार मार्गों को बदलने से इसका क्रमिक वाणिज्यिक पतन नहीं हो गया। 551 में भूकंप, पहला नहीं, के बाद शहर को नुकसान पहुंचा। ऐसा लगता है कि महत्वपूर्ण निवास स्थान समाप्त हो गया है। इस्लामी आक्रमण 7वीं शताब्दी में हुआ था और क्रूसेडर चौकी 12वीं शताब्दी में वहां गतिविधि का प्रमाण है। धर्मयुद्ध के बाद यह शहर पश्चिमी दुनिया के लिए तब तक अज्ञात था जब तक कि 1812 में स्विस यात्री जोहान लुडविग बर्गहार्ट द्वारा इसे फिर से खोजा नहीं गया। जेरूसलम में ब्रिटिश स्कूल ऑफ आर्कियोलॉजी और बाद में अमेरिकन सेंटर ऑफ ओरिएंटल रिसर्च की ओर से 1978 में की गई खुदाई से पेट्रा के ज्ञान में काफी वृद्धि हुई। खंडहरों तक आमतौर पर पूर्व से एक संकरी घाटी पहुंचती है, जिसे सिख वादी अल सिख के नाम से जाना जाता है। सीख से देखे गए सबसे पहले स्थलों में खजाना है, जो वास्तव में एक बड़ा मकबरा है। अल्दयार मठ पेट्रा के सबसे प्रसिद्ध रॉक कट स्मारकों में से एक है। ये एक अधूरा मकबरा है जिसका उपयोग बीजांटिन काल में एक चर्च के रूप में किया जाता था। पेट्रा की कई कब्रों के अग्रभाग विस्तृत हैं और अब इन्हें आवास के रूप में उपयोग किया जाता है।
बलिदान का उच्च स्थान, बाइबल के समय की एक सांस्कृतिक वेदी, एक अच्छी तरह से संरक्षित स्थल है। प्राचीन शहर की बड़ी आबादी का समर्थन करने के लिए इसके निवासियों ने बांधों, कुंडों, चट्टानों पर नक्काशीदार जल चैनलों और सिरेमिक पाइपों सहित एक व्यापक जल विज्ञान प्रणाली बनाए रखी। 1973 में शुरू हुई खुदाई से कई और मंदिरों और स्मारकों का पता चला, जो प्राचीन शहर की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक परंपराओं के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। खंडहर बाढ़ और अन्य प्राकृतिक घटनाओं के प्रति संवेदनशील हैं और पर्यटकों की बढ़ती आवाजाही ने भी स्मारकों को नुकसान पहुंचाया है। 1985 में पेट्रा को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल नामित किया गया था। ईरानी कला और वास्तुकला भी देखें, पेट्रा और पलमायरा। स्फिंक्स शेर के शरीर और मनुष्य के सिर वाला एक पौराणिक प्राणी, मिस्र और ग्रीक कला और किंवदंती में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है। स्फिंक्स शब्द ग्रीक व्याकरणविदों द्वारा क्रिया स्फिंगिन, बांधना या समझना से लिया गया है, लेकिन व्युत्पत्ति किंवदंती से असंबंधित है और संदिग्ध है। प्राणी का उल्लेख करने वाले सबसे पहले यूनानी लेखक हेसियोड ने इसे स्फिंक्स कहा था। आइए देखें कि मिस्रवासी अपने पिरामिडों के अंदर ममियाओं कैसे रखते थे। मम्मी को उसके ताबूत या ताबूतों में दफन कक्ष में रखा गया था और प्रवेश द्वार को सील कर दिया गया था। इस तरह की विस्तृत दफन प्रथाएं यह संकेत दे सकती हैं कि मिस्रवासी मृत्यु के विचारों में व्यस्त थे। इसके विपरीत जीवन के प्रति अपने महान प्रेम के कारण उन्होंने जल्दी ही अपनी मृत्यु की योजनाएं बनानी शुरू कर दी। मिस्र में राजाओं और रानियों को फिरौन कहा जाता था। मिस्र वासियों का मानना था कि फिरौन देवता थे और हॉरस, आकाश के देवता जिनके पास बाज का सिर था, ने उन्हें शक्ति दी थी। जब फिरौन मर जाते थे तो उन्हें सजी हुई कब्रों में दफनाया जाता था। ये कब्रें कभी कभी पिरामिड के अंदर होती थीं, जिसके 4 चेहरे त्रिकोण के आकार के होते थे। मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड गीजा का महान पिरामिड है, जो आज 188.8 मीटर ऊंचा है। इसे बनाने में शायद 20 साल से अधिक का समय लगा होगा। ये राजा खुफू की कब्र थी। कभी कभी फिरौन को पिरामिडों में नहीं दफनाया जाता था। यह राजा तूतनखामेन, संक्षेप में किंग टूट भी कहा जाता है, के साथ हुआ, जिनकी मृत्यु तब हो गई जब वह बहुत छोटे थे। उसके लिए पिरामिड बनाने का समय नहीं था, इसलिए उन्होंने किंग्स की घाटी में उसके लिए एक कब्र बनाई। कब्रों को एक सजे हुए पत्थर से ढका जाता था, जिसे स्टेला कहा जाता था। इसमें अंदर दबे हुए व्यक्ति के बारे में जानकारी होती थी। कुछ मिस्र के देवताओं के पास जानवरों के सिर थे, जिनका भगवान की विशेष प्रकार की शक्ति से कुछ लेना देना था। उदाहरण के लिए भगवान खनु का सिर एक मेढ़े का था, क्योंकि वह एक शक्तिशाली योद्धा थे। हॉरस, जिसका सिर बाज जैसा था, आकाश का देवता था। मिस्रवासियों ने ममीकरण का आविष्कार किया, जो किसी शरीर को संरक्षित करने की एक प्रक्रिया है। ममीकरण में बहुत कुछ शामिल था और यह सब बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि लोगों का मानना था कि इससे उन्हें मृत्यु के बाद जीवन पाने में मदद मिलती थी। ये महंगा भी था, इसलिए केवल वे लोग ही इसे ममीकृत करते थे जो इसे वहन कर सकते थे। मम्मी बनाने में 70 दिन लग सकते हैं, यानी 2 महीने से अधिक। सिर्फ इंसानों की ही मम्मी नहीं बनाई गई थी। पुरातत्वविदों को बिल्लियों, कुत्तों और यहाँ तक कि बैल और मगरमच्छ जैसे जानवरों की भी मम्मियाँ मिली हैं। ऐसा देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया गया था। ग्रेट स्फिंक्स गीजा में पिरामिडों के पास एक विशाल पत्थर की मूर्ति है। इसमें एक व्यक्ति का सिर और शेर का शरीर है। पुरातत्वविदों को यह निश्चित नहीं है कि इसे कब बनाया गया था या यहाँ तक कि इसे क्यों बनाया गया था। इसलिए ग्रेट स्फिंक्स आज हमारे लिए एक बड़ा रहस्य है। आइए मम्मी को देखने के बाद चीन की महान दीवार पर चलते हैं। चीन की महान दीवार प्राचीन चीन में बनाई गई व्यापक दीवार, अब तक की सबसे बड़ी भवन निर्माण परियोजनाओं में से एक। महान दीवार वास्तव में कई दीवारों से बनी है। उनमें से कई एक दूसरे के समानांतर हैं, जो उत्तरी चीन और दक्षिणी मंगोलिया में लगभग 2 सहस्राब्दियों में बनाई गई थीं। दीवार का सबसे व्यापक और सर्वोत्तम संरक्षित संस्करण मिंग राजवंश का है। महान दीवार अलग अलग चीनी राज्यों की असमान सीमा, किलेबंदी और महल से विकसित हुई। कई शताब्दियों तक ये राज्य संभवतः अपने निकट पड़ोसियों से सुरक्षा को लेकर उतने ही चिंतित थे जितना कि वे बर्बर आक्रमणों या छापों के खतरे को लेकर थे। दीवार के साथ लगा प्रत्येक प्रमुख किला पदानुक्रमिक रूप से सैन्य और प्रशासनिक कमांडो के नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। शिहुआंगड़ी के शासनकाल के दौरान दीवार के किनारे 12 प्रांत स्थापित किए गए थे और मिंग काल के दौरान पूरे गढ़ को 9 रक्षा क्षेत्रों या क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक क्षेत्र में एक पोस्ट प्रमुख
ढोंगबिंगवान नियुक्त किया गया था। साथ में उन्हें 9 फ्रंटियर गैरिसन के नाम से जाना जाता था। महान दीवार को लंबे समय से चीनी पौराणिक कथाओं और लोकप्रिय प्रतीकवाद में शामिल किया गया है और 20वीं शताब्दी में इसे एक राष्ट्रीय प्रतीक माना जाने लगा। शानहाई दर्रे पर पूर्वी गेट डोंगमेन के ऊपर मध्ययुगीन इतिहासकार जियो जियान का एक शिलालेख है, जिसका अनुवाद स्वर्ग के नीचे पहला दर्रा के रूप में किया गया है, जो चीनी सभ्यता और उत्तर में बर्बर भूमि के बीच पारंपरिक विभाजन का जिक्र करता है। दीवार के सांस्कृतिक महत्व के बावजूद कई बिंदुओं पर इसके रास्ते काट दिए गए हैं और विशाल हिस्से को सदियों से उपेक्षा का सामना करना पड़ा है। 1970 के दशक में सिमाताई बीजिंग से 68 मील 110 किमी उत्तर पूर्व के पास एक खंड को निर्माण सामग्री के लिए नष्ट कर दिया गया था, लेकिन बाद में इसे फिर से बनाया गया। अन्य क्षेत्रों को भी बहाल कर दिया गया है, जिसमें दीवार की पश्चिमी सीमा पर ज्यायु दर्रे का उत्तर पश्चिम भी शामिल है। हुआंग्या दर्रे पर तियानजिन से लगभग 105 मील 170 किमी उत्तर में और बीजिंग से लगभग 55 मील 90 किमी उत्तर पूर्व में मुतियान्यू में। बाडालिंग बीजिंग से 43 मील 70 किमी उत्तर पश्चिम का सबसे प्रसिद्ध खंड 1950 के दशक के अंत में फिर से बनाया गया था। अब यह हर दिन हजारों स्थानीय और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करता है। शंघाई दर्रे के आसपास की दीवार के कुछ हिस्सों और माउंट हू के पूर्वी टर्मिनस का भी 2000 तक पुनर्निर्माण किया गया था। विश्व धरोहर स्थल संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में अंकित विभिन्न क्षेत्रों या वस्तुओं में से कोई भी। विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण से संबंधित कन्वेंशन के तहत साइटों को उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य के रूप में नामित किया गया है। इस दस्तावेज को 1972 में यूनेस्को द्वारा अपनाया गया था और 20 देशों द्वारा अनुमोदित होने के बाद 1975 में औपचारिक रूप से प्रभावी हुआ। ये दुनिया भर में सांस्कृतिक खजाने और प्राकृतिक क्षेत्रों के संरक्षण में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। सिग्नल टावरों को बीकन टेरेस, स्मोक माउंट, टीला या कियोस्क भी कहा जाता था। उनका उपयोग सैन्य संचार भेजने के लिए किया जाता था। रात के दौरान बीकन आग या लालटेन या दिन के दौरान धूम्रपान संकेत, अन्य तरीके जैसे बैनर उठाना, ताली बजाना या बंदूकें चलाना भी इस्तेमाल किया गया। सिग्नल टावर अक्सर अधिकतम दृश्यता के लिए पहाड़ी की चोटी पर बनाए जाते थे। स्वनिहित ऊंचे प्लेटफॉर्म या टावर थे। निचले स्तरों में सैनिकों के लिए कमरे, साथ ही अस्तबल, भेड़शाला और भंडारण क्षेत्र शामिल थे। दीवार स्वयं रक्षात्मक प्रणाली का प्रमुख हिस्सा थी। यह आमतौर पर आधार पर 21 फीट चौड़ा 3 फीट 6.5 मीटर चौड़ा और शीर्ष पर 19 फीट 5.8 मीटर चौड़ा होता है, जिसकी औसत ऊंचाई 23 से 26 फीट 7 से 8 मीटर होती है या खड़ी पहाड़ियों पर थोड़ी कम होती है। निर्माण सामग्री की उपलब्धता के आधार पर दीवार की संरचना अलग अलग जगहों पर भिन्न होती थी। दीवारें लकड़ी के तख्तों, एडोब ईंटों, ईंट और पत्थर के मिश्रण, चट्टानों या ढेर और तख्तों के बीच दबाई गई मिट्टी से बनी थीं। कुछ वर्गों ने मौजूदा नदी तटबंधों का उपयोग किया, दूसरों ने मानव निर्मित संरचनाओं की जगह लेने के लिए चट्टानों और घाटियों जैसे ऊबड़-खाबड़ पहाड़ी इलाकों का इस्तेमाल किया। चीन की महान दीवार के साथ 7वां आश्चर्य भी इको पार्क के अंदर समाप्त हो गया। अब हम घर जाने के लिए पार्क से बाहर आ रहे हैं। जाते जाते देखिए 7वें अजूबे का नजारा एक बार फिर फ्लैश में। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि इतने सारे रोचक वीडियो प्राप्त करने के लिए
ये चीन की महान दीवार के आसपास की रास्ता है। मैंने इसे एक बार एक वीडियो बना के दिखा दिया। पार्क के अंदर से बाहर आने के बाद आपको यहाँ से ऑटो, टोटो, बस मिल जाएंगी। घर के रास्ते में इस सबवे से गुजरें और अपनी पसंद का वाहन लें।